नूतन की हो गई मौत। नूतन की मौत की खबर लेके आएगा ऋषि फूल के पास। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत होती है एक बेहद भावुक दृश्य से, जहाँ ऋषि धीरे से नूतन से पूछता है, झनक के असली पिता कौन है। नूतन भावुक होकर उस दर्दनाक सच को याद करती है जिसे छिपाए रखना चाहती थी। वो बताती है कि अगर उसने सच समय पर बताया होता तो जीवन में केवल तूफान खड़ा होता, लेकिन अब समय कम है और सच सामने आना जरूरी है। वह अतः स्वीकारती है कि अनिरुद्ध बोस ही झनक के जैविक पिता हैं। इस रिवेलेशन को सुनकर ऋषि दंग रह जाता है। जब यह सवाल करता है तो अदिति का क्या। नूतन बताती है कि अदिति असल में अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी है और वह वर्षों तक नूतन के साथ रही, जिसे वह मासूक प्यार से मून रहकर बुलाया करती थी। ऋषि को याद आता है कि एक बार बबुल ने भी अदिति को मून कहा था। फिर झनक ऋषि को एक पत्र देती है जो अनिरुद्ध को भेजा जाना है और कहती है कि अगर किसी को संदेह हो तो अंजना और बबुल से बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ अदिति अपनी नाराज़गी अनिरुद्ध के सामने व्यक्त करती है। वह कहती है कि ऋषि ने उसकी मर्जी और योजनाओं के दरकिनार कर अनिरुद्ध को चिंता होती है कि क्या नूतन की तबीयत गंभीर हो गई है, लेकिन अदिति इस पर बात करना पसंद नहीं करती और जहां से चली जाती है। फिर अंजना और बाबुल बातचीत करते हैं। अंजना कहती है कि झनक बहुत पीड़ित हुई है, परिवार को साथ खड़ा होना चाहिए था। इस बात को सुनकर अर्शी गुस्से में कह देती है कि झनक अब भी इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है उसको। ऋषि के घर में माहौल तनावपूर्ण है। अदिति गुस्से में सभी के पूछती है कि आपने ऋषि को सिबुल बोनी जाने से क्यों नहीं रोका। दादा भी गर्व से कहते हैं कि उन्हें उस फैसले पर गर्व है, उन्होंने उसे रोका नहीं। तनुश्री कहती है कि अदिति की शादी ही झनक के कारण टूटी थी और अगर ऋषि इतना इन्वॉल्वमेंट जारी रखता है तो सब बिगड़ जाएगा। लेकिन दादाभाई कहते हैं ऋषि ने झनक की दुर्घटना की जिम्मेदारी ली, इसलिए सच का सामना करना सही है। अभिमन्यु, इंदुमती और सुरजीत भी अपने अपने विचार रखते हैं। अभिमन्यु कहता है कहीं समर्थन न मिल जाए तो, और सुरजीत कहता है कि झनक के परिवार को जानकारी दी जानी चाहिए, नहीं तो बाद में कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तनुश्री फिर से कहती है कि अदिति की पीड़ा भी मायने रखती है, लेकिन दादाभाई अडिग रहते हैं। अदिति अंदिजा तंज करते हुए कहती है कि झूठ में बोलकर झनक ऋषि का समर्थन हासिल किया। और फिर होता है सबसे संवेदनशील मोड़। सिबुल पोनी में नूतन की तबीयत बिगड़ने लगती है और वह सांस लेने में मुश्किल महसूस करने लगती है। ऋषि डॉक्टर लाने के लिए भागता है, लेकिन नूतन उसे रोकती है और कहती है कि अब समय सीमित है। फिर अपनी आखिरी सांसों के साथ वह एक अंतिम विनती करती है, ऋषि झनक को कभी अकेला मत छोड़ना, यही नूतन की आखिरी इच्छा होती है। जी हाँ दोस्तों, ऋषि अनिरुद्ध को नूतन का पत्र सौंपता है और अनिरुद्ध उसे चेतावनी देता है कि अगर पत्र खोला या सबको पता चला तो सब बर्बाद हो सकता है। लेकिन ऋषि निर्भीक होकर कहता है झनक तुम्हारी बेटी है, फिर भी तुम उसे जिम्मेदारी से नहीं लेते। वहीं दूसरी तरफ भावनात्मक मोड़ होता है। ऋषि अनिरुद्ध को नूतन का पत्र सौंप देता है और बर्बाद हो सकता है। ऋषि निर्भीक होकर कहता है कि नहीं, जो होगा देखा जाएगा। इस झनक की असली पहचान का सच सामने आता है कि उसका जैविक पिता अनिरुद्ध बोस है, जबकि अदिति और अर्शी की बेटी है। नूतन की मृत्यु और उसकी आखिरी इच्छा कि ऋषि झनक को कभी अकेला न छोड़ने का कहानी में एक भारी मोड़ लाएगा। साथ ही परिवार में तखल्लियाँ और जिम्मेदारियों से टकराव भी एक नई दिशा लाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऋषि अनिरुद्ध से पूछता है, अंकल आपने भी कोई ऐसे फैसले लिए होंगे जो आप सिर्फ जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। जहां पर सकपका जाता है अनिरुद्ध, क्योंकि यह कहता है कि यह सेल्फ डिसीजन इसलिए लिया हूँ कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जब सबके साथ साझा नहीं किया जा सकता। तुम बात तो समझो अदिति। लेकिन वो कहती है बार बार कि तुम इस फूल की अचानक से इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो, इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हो। आखिर कुछ बात तो है। जहाँ पर यह कहती है कि बार फूल की आप अदिति दीदी टेंशन मत लो, जैसे ही मैं ठीक हो जाती हूँ ना वापस में। लेकिन अदिति कहती है मुझे ऋषि से सवाल करनी है, आखिर ये ऐसा
बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। जहाँ पर ऋषि है जो जवाब देता है नहीं दे पाता, लेकिन वह अनिरुद्ध से कुछ ऐसी बातें करता है जिससे अनिरुद्ध को शक हो जाता है कि आखिर यह सब बातें क्या कर रहा है। लेकिन पुतुल जो है सारी बातों को संभाल लेती है कि देखो आप लोग यहाँ पर मत लड़ाई झगड़ा करो, यहाँ पर पेशेंट है, आप लोग बाहर जाके करो ना। लेकिन अदिति किसी की बात सुनती नहीं है, तो बस वह एक बात पर लड़ झगड़ के बैठ जाती है ऋषि से, और वह कहती है कि मैंने भी आज जो एक बड़ा फैसला लिया है। आखिर ऋषि बोलता है तूने क्या फैसला ले लिया। बोलती है ज़रूर बताऊंगी, बट तुम्हारे साथ जो व्यवहार बदल चुके हैं, तुम्हारे जो हमारे बीच बदलने में चाहिए। हम चाहते हैं कि हर रोज़ झगड़ा से छुटकारा मिल जाए। लेकिन अनिरुद्ध भी बोलता है, लेकिन आपने बोलने के बाद ऋषि यह बोलता है कि देखिए अनिरुद्ध अंकल, ऐसी कुछ बातें होती हैं जो सबके साथ नहीं बांटा जा सकता। आपने भी शायद एक समय में ऐसी किया होगा। लेकिन अदिति को शक होता है कि मेरे पिताजी को ऐसा बहस करने लगा है, तो भी शक होता है कि आज ऋषि को वह किया गया जो ऋषि कहता है कि आप अकेले में बैठकर बात किया जाएगा आराम से। लेकिन पुतुल हर बात को हर समझाने की कोशिश करती है। जब अदिति बोल देती है अब हम भी शादी नहीं करेंगे, एक बात ऐसा क्या है कि नहीं सुन पाऊंगा, आप बताइए तो। कैसे नहीं सुन पाऊंगा यह बात देखिए आप। लेकिन वह यही बात बोलती है कि आप नहीं सुन पाएंगे। तभी ऋषि कहता है कि बताइए ना आंटी, आखिर कौन है उसके पिताजी, फूल के पिताजी का नाम क्या है। लेकिन बस नूतन को यह लगता है कि अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो ज़रूर मैं बताऊंगी, लेकिन आप जो उसकी सच्चाई आप अपनी कानों पर सुन नहीं पाएंगे और ना ही तो भरोसा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तभी आखिरकार वह बता देती है कि उसके पिताजी का नाम अनिरुद्ध बोस है। यह सुनने के बाद ऋषि के मन होश उड़ जाते हैं, जैसे वह इस सच्चाई कैसे आखिर सुन पाएगा, क्योंकि उसके होने वाले ससुर जी हैं। आखिर यह सच कैसे हो सकता है। ऐसे में नूतन को भी लगता है कि इनको यकीन हो या ना हो, लेकिन इसकी सच्चाई दिलाने के लिए कुछ बोल जाती है। तभी उसको वो पुरानी बातें याद आती हैं अनिरुद्ध बोस वाली, और वह जो है सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यह ऐसा समय में झूठ क्यों बोलेंगी और हमसे ऐसे लास्ट मोमेंट में ऐसा झूठ बोल के क्यों बात बोलेंगी। आखिर जो बोल रही हैं वह सच ही बोल रही होंगी। दूसरे तरफ में अदिति जो है ऋषि का शिकायत अनिरुद्ध से करती है कि आजकल वो मेरा बात नहीं सुनता है। वो पहुंच गया है झनक के गांव और वहां पर आकर बोलता है यहाँ आ जाऊंगा। अरे उससे पहले पूछना चाहिए था ना कि आखिर गए क्यों हो, आखिर उसको हो क्या गया है। वहां पर किसी को बोल रहा था तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो सीरियस है, हो सकता है बच भी ना पाए, और वहां पर कह के चली जाती है। ऐसे में अनिरुद्ध को यह लगता है कि कहीं झनक की तबीयत ख़राब नहीं है ना, अगर वो कुछ भी हो गया तो आखिर उससे मिल भी नहीं पाऊँगा। लेकिन उसको तो वो पुरानी बात याद आती है, किस तरह से उसकी माँ ने हमें चिट्ठी दी थी लिखकर और मुझे सौंप दिया था झनक को। मानो आखिर वो वादा नहीं निभा पाया और आज झनक हमारे बीच नहीं है। लेकिन याद करके भी कोई फ़ायदा नहीं, इसको नहीं होता, क्योंकि वह सोच कर भी क्या कर सकता है, क्या कि फ़ायदा ही नहीं है। अगर मैं सोचता हूँ तो मेरी नेगेटिविटी, और अब मुझे सोचना नहीं चाहिए था। शायद यह सोचकर भी वह जो है नाखुश हो जाता है उसके बड़ों माँ, और यहाँ पर सोचने लग जाता है आखिर ऐसा क्या सोच रहा हूँ कि झनक के बारे में उसको याद तो नहीं कर आया। वो लोग झनक से मिस कर रहे होते हैं। तभी पीछे से अर्शी आ जाती है और इन लोगों की बातों को सुन लेती है, और इन लोग झनक को इस तरह से मिस करते हैं। कहती है आज भी सामने आ सकती थी लड़की, लेकिन यहाँ पर अर्शी आने के बाद जो वो सारी कुछ एकदम उलट पुलट फेर कर देते हैं। कहते हैं कि उसका नाम यहाँ पर ख़त्म करना चाहिए। 20 साल के बाद भी आप लोग उसका नाम इस घर में ले रहे हैं, क्यों ऐसा आप लोग कर रहे हैं, आखिर क्या चाहते हैं। बहुत कुछ हो जाता है, वहाँ सुनना शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, लेकिन इन लोग जो है यहाँ पर कुछ नहीं बोल पाते हैं। दूसरी तरफ में जहाँ पर सच्चाई सामने आने के बाद ऋषि की हालत देखने लायक हो जाती है, और वह जो है बस यह सोचना रहा होता है आखिर यह सच्चाई कैसे हो सकती है कि जिस तरह से अनिरुद्ध उसने फूल के बारे में सोच रहे थे, हेल्प किए थे, हो सकता है इसको लेकर कोई बात होगी।
वो जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर यकीन नहीं होता है कि वो जो भी कर रहे होते हैं, जो भी बातें बताती हैं, उसका नाम मून है। बचपन में मैंने उसे पाला था और उसका देख रेख मैंने ही किया था। तो आप देख रहे हैं ना अर्शी की जो हमारी बहन है। यह सुनने के बाद तो ऋषि को यकीन हो जाता है नूतन की बातों पे। तभी वह तकिए के नीचे से एक चिट्ठी निकालती है और वह ऋषि के हाथ में थमा देती है कि प्लीज़ बेटा इसे लो और अनिरुद्ध को दे देना, यानी कि झनक के बापूजी को। दूसरे तरफ में जहाँ पर अदिति जो है गुस्से में आ जाती है ऋषि के घर में और कहती है आजकल ऋषि अपना मनमानी कर रहा होता है। देख रहे हैं ना किस तरह वो अपना हर बात को ऐसे साझा कर रहा है जैसे कि हम कुछ सोच नहीं सकते हैं। चला गया फूल के गांव और आकर जो बस जब मैंने बातें करना चाहती हूँ तो बातें उतना कर नहीं पा रहा है और ना ही करता है। कितना बड़ा गलती कर रहा है। तभी यहाँ पर मुखिया जी बोलते हैं कोई गलती नहीं किया है, वह अपना जिम्मेदारी उठा रहा है और वो जो कर रहा है आज तक उसके ज़िंदगी मतलब इंसानियत नामक चीज़ बची हुई है। लेकिन यह बातें करते हैं तो अभिमन्यु बाकी सभी परिवार वालों को बुरा लगता है क्योंकि वह फूल की तारीफ़ करते हैं। लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि अदिति को तकलीफ़ है, बट वो कहते हैं इससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। यह हमारी ज़िंदगी का जो है ना एक तरफ से मकसद है समझिए, तो जो आता है स्वीकार करना है पड़ता है। लेकिन अदिति गुस्सा करती है कि आप भी उसका जो है बार बार क्यों नाम लेते हैं, लेकिन उसके घर वाले बारे में मना करते हैं। बट फिर भी मुखिया जी वही करते हैं जो सच्चाई है होके रहेगा। आप लोग उसे कितना ही इग्नोर करो लेकिन वो आपके सामने आ ही जाएगी। वो जो ज़िंदगी के दस्तूर के कुछ अंग है अदिति के सामने साझा करते हैं। वो कहते हैं भी है कि जो आने वाला है वो आकर रहेगा और जो जाने वाला है वो जाकर रहेगा। हम और कोई जो मिलकर कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आदित्य यह पूछती है कि एक बातचीत कर लेते हैं, इसके दौरान जो मुखिया जी की सारी सच्चाई सबके सामने खोल के रखते हैं। लेकिन घर वाले कहते हैं कि आप ऐसी बातें मत कीजिए ना, इसको तकलीफ़ होती होगी। अगर इसकी जगह मैं भी रहती तो मुझे वही करती जो आज ये लड़की कर रही है। लेकिन वो कहते हैं कि सच्चाई तो खुद आ जाएगी सबके सामने, हम और तुम कौन होते हैं रोकने वाले। तो ऋषि हो सकता है जो होना है होकर ही रहेगा, यही ज़िंदगी का दस्तूर है। ऐसे में उनकी पत्नी जो है उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। प्लीज़ आप ऐसी बातचीत अभी फ़िलहाल के लिए मत कीजिए। बेचारी के ऊपर क्या गुजर रही होगी ना, समझ सकते हैं। अगर आप भी इसके जगह पे होते तो आप भी यही करते। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि हम क्या करते हैं, ऋषि क्या करता है, हम यह और आप लोग नहीं तय कर सकने वाले हैं और हम लोग होते कौन हो उसको रोकने वाले। बट अदिति को यहाँ पर बहुत तकलीफ़ लगता है क्योंकि बार बार जो है ना मुखिया जी वो फूल और ऋषि के पक्ष लेते हैं। आखिर वो कहते हैं हमें उस पर गर्व है क्योंकि वह अपनी जिम्मेदारी आज तक भूला नहीं है और उसे वो निभा रहा है, इसलिए उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। दूसरी तरफ में जहाँ पर वो देख रहा है कि चिट्ठी देने के बाद यह कहती है कि उन्हें बोल देना और कह भी देना हमारे बारे में, बस ये चिट्ठी उनको दे देना, बाकी आपको कुछ नहीं सोचना है। लेकिन जब ऋषि बारे में पूछता है तो नूतन जो खुलासा करती है बड़ों माँ के बारे में कि आपको अगर भरोसा नहीं होगा मेरे ऊपर ना तो आप जाना और बड़ों माँ से पूछ लेना, जेठू से भी पूछ सकते हो, सारी सच्चाई आपको पता चल जाएगी और वो लोग आपको सारा सच बता देंगे। इधर जो है जिस तरह से तकलीफ़ लगती है अदिति को, लेकिन वह तकलीफ़ को भी झेल के बैठी रह जाती है। और यहाँ पर मुखिया जी ज़ोर ज़ोर चिल्ला के सच्चाई सबके सामने खोलते हैं क्योंकि उसके भाई जो है उसे मुंह लगा देता है और कहता है कि आप जिस तरह से पहले हम लोग को मानते थे उस तरह से मान सम्मान नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुखिया जी कहते हैं और यह भी बोल देते हैं कि देखो मैं बड़ा हूँ, इसका मतलब यह नहीं है हमारे पास वह ज्ञान नहीं है। मैं जो बोलता हूँ बिल्कुल सोच समझ के बोलता हूँ और सच बोलता हूँ। तुम लोग के सच सुनने की सामना करने की क्षमता नहीं है। ऐसी वैसी बात जो है सबके सामने बोल देते हैं। लेकिन यह क्या, परिवार वाले जो हैं जिस तरह से अदिति का हेल्प करते हैं और कहते हैं तुम लोग जिस तरह से अदिति को